अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कंटिन्यू में महफूज होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस वबाई मर्ज़ से बचा के रखे और सभी को जो इससे बीमार हुए हैं सभी को सेहत अता फरमाए। आज हमने स्टडी करना है हाउ टू फाइंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम पेपर्स रिलेटेड टू रिसर्च वर्क। मतलब कि आपके पास एक रिसर्च वर्क है, आपने उस रिसर्च वर्क के अंदर अपना डाटा कलेक्ट करने लायक कि आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उन्हें फिगर आउट करना चाह रहे हैं यानी इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, तो उनके रिलेटेड आपको जो रिटन डाटा है वो आपने कैसे कलेक्ट करना होता है। सो उसके कुछ पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज योर मटेरियल, कि आपका जो मटेरियल है यानी थीसिस के रिलेटेड जो आपका मटेरियल है आपने उसे माइंड में रखते हुए पेपर्स को सर्च करना है। एक सिंपल सा है, ये तो सिंपल है कि आपने अपने उसको सर्च करना होता है। सेकेंड वन इज रिलेटेड पेपर्स, मतलब ये कि आपने पेपर्स को स्टडी करना होता है और हमेशा ट्राई किया करें कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट और वर्क को ही डाउनलोड करें और हमेशा उसी को स्टडी करें, क्योंकि जितना आप स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क को डाउनलोड कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उतना ज़्यादा आपको उस फील्ड के रिलेटेड या उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड आपको नॉलेज आ रहा होता है। अदरवाइज अगर पुराना ही नॉलेज पढ़ना है तो फिर फ़ायदा क्या है न्यू रिसर्च का। सो आपने हमेशा स्टेट ऑफ द आर्ट पेपर्स को डाउनलोड करके उसे यूज़ करना होता है। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है, आपने जो भी रिलेटेड पेपर डाउनलोड किया होता है उसके अंदर कुछ प्रीवियस लिटरेचर उसके अंदर भी होता है, आप उन पेपर्स को भी स्टडी किया करें। जब आप उन पेपर्स को भी स्टडी करेंगे तो आपके पास एक ही मटेरियल के रिलेटेड डिफरेंट मतलब के जो डिफरेंट कैरेक्टराइजेशंस हैं या डिफरेंट आपके पास जो रिजल्ट्स हैं उनके रिलेटेड आपके पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप उसमें से एक अच्छा जो मतलब कि आपको लगे कि ये पेपर में पब्लिश होने के काबिल है, ये थीसिस में जाने के काबिल है, आप उस पॉइंट को उठाएं और उससे अपने थीसिस के अंदर राइट करें। तो थर्ड वन है कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि आपका जो मटेरियल का स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन है आपने उन्हीं को स्टडी करना होता है। ऐसे कह लें कि जैसे अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल है, दोनों ही फॉर्म में आपके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टराइजेशंस लाजमी होती हैं कि इसकी ये खसूसियत है जिसकी वजह से हम इसे स्टडी कर रहे हैं। सेम है अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल है तो उस कैरेक्टराइजेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन होती हैं, XRD, XRD, रामन, फोटोल्यूमिनेसेंस और सेम डेम, मतलब कि ऐसे डिफरेंट कैरेक्टराइजेशंस हैं जो कि मतलब आपने स्टडी करनी होती हैं। सो आपने हमेशा पेपर्स के अंदर ये नहीं है कि आप पेपर उठाया और सारा पेपर ही पढ़ना शुरू कर दें, हमेशा आप सबसे पहले ये होता है कि आप उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन जो मतलब आपकी अपनी कैरेक्टराइजेशन है, सपोज आपके पास है FTR, सेम और टेम। सपोज है आपके पास ये तीन थी, तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी पेपर डाउनलोड करना है उनमें से आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जस्ट इनको पढ़ें। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपके मटेरियल में किस तरह की चेंजिंग्स आ सकती हैं। अब सेम एज अगर आप सपोज आप यूवी पढ़ रहे हैं और यूवी और साथ में XPS, एक्सरे फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो अब देखें इसका और इसका डाटा थोड़ा बहुत आपस में सेम है। अब सपोज है आप यूवी पढ़ रहे थे, आप साथ ही ये पढ़ेंगे तो आपके पास मिक्सचर इकट्ठा होता चला जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कैरेक्टराइजेशन ही यही है, सो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे लिए, इसके लिए अलग से मतलब कि अपने पास पॉइंट्स बना लें। अब बाद में इसे पढ़िएगा, ये नहीं है कि आप एक साथ दोनों को इकट्ठे पढ़ते चले जाएं। तो इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि आपके पास मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। तो हमेशा ट्राई करनी है कि आपने स्पेसिफिक जो कैरेक्टराइजेशन है स्पेसिफिक ही पढ़नी है, ये नहीं है कि आप सारी पढ़ना शुरू कर दें। उसके जो नुकसान होता है, हालांकि आपको अगर इन टर्म्स देखा जाए तो आपको फायदा हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त आपको नुकसान क्या हो रहा होता है, उस वक्त आपको नुकसान ये हो रहा होता है आपके माइंड में एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता चला जाता है, मतलब आपके माइंड में एक मिक्सचर बनता चला जाएगा और जैसे जैसे मिक्सचर बनता चला जाएगा आपका अपना नुकसान है कि आपके थीसिस के रिलेटेड जो आपने डाटा लिखना है उसमें फिर आपको
बहुत ही मतलब कि मुश्किल का सामना होगा, मतलब आपको लाइन से सही तरह से क्लियर नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ का इसमें खास ख्याल रखना होता है, जब भी आप फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो हमेशा उनका जो प्रीवियस लिटरेचर होता है वो आपके माइंड में होना चाहिए। सपोज है आप FTR पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में FTR की रेंजेस का पता होना चाहिए कि फर्स्ट 0 से 1500 तक कौन सी रेंज होती है, 1500 से 2000 तक कौन सी रेंज होती है, 2000 से 25 और 25 से 4000 तक कौन सी रेंज होती है। मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे अगर वैल्यू आती है तो कौन सी बाउंडिंग की आएगी, या सपोज आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से 1500 तक तो सपोज फिंगरप्रिंट रीजन है और 1500 से 2000 तक अब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आएगी, सिंगल बॉन्डिंग आएगी, ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी। इन चीज़ों का आपको लिटरेचर का पता होना चाहिए। जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तब जाके आप सही तरीके से इन चीज़ों को समझ सकेंगे। अदरवाइज तो फिर वही है कि अगर आप एक जगह से उठाएं दूसरी जगह पे कॉपी कर दें, जस्ट वर्ड्स को चेंज करें आप कॉपी कर दें। सो आपने कॉपी नहीं करना होता, आपने उसे समझना भी होता है कि ये पॉइंट है तो यहाँ पे आ रहा है तो ये किस वजह से आ रहा है और ये इसी बाउंडिंग के अंदर आ रहा है। सो उन चीज़ों को आपने डिस्कस करना होता है। सो ये चीज़ें जब आप डिस्कस करते हैं तभी आपकी क्लैरिटी का पता चलता है कि आपको कितने % अपने रिजल्ट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड फोर्थ वन आपके रिजल्ट्स होते हैं। आपने इन जो आपने मतलब कि रिसर्च की होती है और आपने जो पेपर्स पढ़े होते हैं, लिटरेचर पढ़ा होता है, आपने उन लिटरेचर्स को अपने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर भी करना होता है कि क्या हमारे वैसे बन भी रहे हैं या नहीं। जब आप उन पेपर्स को कंपेयर करते हैं तब आप मतलब कि इजीली आपको पता चलता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या सही आ रहे हैं या नहीं। ये चीज़ें अब रिजल्ट्स का जो है वो जैसे कि हमारे नेक्स्ट कुछ वीडियोस हैं जिनमें मतलब कि आप देखें कि जेड के साथ हम कैसे XRD के पैटर्न मैच करते हैं या फिर FTR के पैटर्न्स कैसे मैच होते हैं, UV के पैटर्न, मतलब इन चीज़ों को आपने देखना होगा कि वो किस तरह से मैच होते हैं। तो वो आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी देख सकेंगे। एंड सेम है नेक्स्ट वन इज यूर थिंकिंग। मतलब ये है कि जब आपने लिटरेचर को पढ़ लिया उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर लिया, अब यहाँ पे आपने कुछ नया लिखना है, मतलब आपने कुछ नई चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो वो चीज़ें आपकी और अपनी थिंकिंग होगी, अपने आपके ओन आइडियाज होंगे कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। अब सपोज आपके पास एक पीक आती है, जैसे सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ कि यूवी विजिबल थी तो यूवी विजिबल के अंदर एक पीक थी जिसमें सपोज एज आपने डिफाइन किया कि 280 पे जो पीक्स आ रही है वो पाई टू पाई स्टार की आ रही है। अब ये हर एक लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ होगा, लेकिन आप इसी को थोड़ा सा मतलब कि इसका जो लिटरेचर है उसे रीड कर लें तो वो आपको डिफाइन करता है कि यहाँ पे अगर सपोज ग्रेफीन के अंदर आ रही है तो ये C2C कार्बन की जो रिंग होती है उसकी वजह से आ रही होती है। अब यहाँ पे आप एक नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने उसके अंदर कुछ नयापन लाना होता है ताकि आपका अगर पेपर है तो वो एक्सेप्टेबल हो, आपका थीसिस है तो उसमें पता चले कि आपने कुछ नया वर्क किया है। अगर पुराना ही करना है तो फिर आप मतलब कि उसी को उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। आपने पुराने को कॉपी पेस्ट नहीं करना बल्कि आपने कोई नई चीज़ देनी है तो वो आपकी अपनी थिंकिंग से होगी कि आपने लिटरेचर को कितना पढ़ा हुआ है, फिर अपने रिजल्ट्स को कितना कंपेयर किया हुआ है, फिर उनकी रेशो से मतलब कि आपके जो ओन आइडियाज़ बन रहे हैं आपने वो किस तरह से डिस्कस किए हुए हैं। जब आप इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो आप अपने थीसिस को क्लियरली बता भी सकते हैं कि आपने इसमें क्या किया हुआ है, क्लियरली उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि हुआ क्या हुआ है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर जिनको आप फाइनलाइज करके आप अपनी जो रिसर्च है उसे बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू।